चलिए बालक, तो आज हम लोग यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी का। तो कह रहा है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा, म्यू आर होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द मैग्नेटिक पोल्स पर। ध्यान देंगे, करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के लिए क्या होगा? ये 0 होगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। चलिए, द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल, एंगल ऑफ डीप जो होगा मैग्नेटिक पोल के लिए 90 डिग्री होगा। ध्यान देंगे, द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल इज 90 डिग्री। ये आपको पढ़ाया गया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे तो ये टर्म आया था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल, द एंगल ऑफ डीप, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा टर्म पढ़ा गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं एंगल ऑफ डीप का। तो एंगल ऑफ डीप के लिए अगर हमको निकालना हो मैग्नेटिक पोल पर तो ये वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। इसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमने पढ़ा था ये क्या होता है? तो ये होता है पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। तो इसके लिए अगर बात करें तो एम्पियर मीटर, और लेंथ के लिए मीटर, दैट इज कॉल्ड एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये सारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो याद रखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बालक? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? तो ध्यान देंगे, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, आपको डिक्लिनेशन बताया गया था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ध्यान देंगे इस तरीके से था, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसके बीच जो एंगल बनता है थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये पढ़ा था हमने। और इसका वैल्यू भी बताया गया था कि इसका वैल्यू 11.3 डिग्री टू 11.5 डिग्री तक होता है। इसके बाद निकेल इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निकेल इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। निकेल, कोबाल्ट एंड मैग्नीज, ऑल ऑफ दिस आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए नेक्स्ट 7 करा कि यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, आपको अभी बताया गया था पोल स्ट्रेंथ के लिए। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। ध्यान देंगे, अगर एमीटर को शंट किया जाए तो सबसे पहले ये सवाल है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय शंट। तो ध्यान देंगे, the small resistance we are adding in the parallel combination of circuit, that is called shunt। अगर किसी सर्किट में हम लोग शंट यूज करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शंट। स्मॉल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में यूज किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा? तो जो एमीटर है उसका रेंज, मेजरिंग रेंज जो होता है ये इंक्रीज कर जाता है। अगर किसी एमीटर को आप शंटेड करते हैं तो उसका मेजरिंग रेंज क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा बालक। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फार्मूला बतलाना होगा। तो ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो होता है आपका एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1, एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1, ये बी के लिए होता है, ठीक है, एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1। अब देखना होगा कि इसमें कहाँ दिया हुआ है, हाँ ये सही है आपका, ये नहीं होगा, एल है इसमें, देख सकते हैं एल है, एल हमारे पास नहीं है, तो कौन होगा फर्स्ट, 9 का 1, ठीक है, ये होगा आपका। अब देखिए इसका ऑर्डर आगे पीछे है, लेकिन ये क्या है, अब L0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या होगा m t इनवर्स टू a इनवर्स 1। चलिए नेक्स्ट है बियोट-सावर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट हैविंग वेलोसिटी v प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट। तो यहाँ पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कैसा था, तो आपको बताया गया था कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो इसके लिए बात किए थे हम लोग। और इसका कोई है, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये होगा बालक, ये एक और पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है, तो ध्यान देंगे वो तो होना चाहिए, लेकिन जब ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का मूव करना, ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, और ये कहाँ होता है, तो आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो दैट इज आवर राइट आंसर, ये सही होगा। अगर ये नहीं रहता तो फर्स्ट लेते, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जहां से आप देखेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। चलिए अगले पॉइंट में अगर बात किया जाए 11 नंबर में, करें इन साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, अंडरगोज एक्सेलेरेशन ऑल द टाइम, हमेशा उसमें एक्सेलेरेशन रहता है, स्पीड अप बिटवीन द डिस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्पीड अप इन अ डिस, स्लो डाउन विद इन अ डिस एंड स्पीड अप बिटवीन द डिस। तो ध्यान देंगे आप हमेशा उसको वन डिस से अनदर डिस में हम लोग लाते थे, तो आपको याद होगा कि जब इसको डिस में रखा गया था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बालक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, और इसमें एक HF ऑसिलेटर लगा होता है। HF ऑसिलेटर क्या करेगा, तो HF ऑसिलेटर इसको ऑसिलेट करता है, इसमें एक्सेलेरेशन लाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कितना होगा, तो सही ऑप्शन होगा 1, दैट इज आवर राइट आंसर। क्योंकि देखिए आपने लिखा स्पीड अप बिटवीन द डिस, तो अगर आप किसी को स्पीड अप कर रहे हैं, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलेरेट कर रहे हैं। तो ये होगा अंडरगोज एक्सेलेरेशन ऑल द टाइम, जब तक आपका डिस में रहेगा तब तक क्या करेगा बालक, एक्सेलेरेट करेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट, 11 हो गया, 12 क्या कह रहा है बालक, देखिए अभी इसके बारे में बात हुआ था, अ मूविंग वाइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बाई यूजिंग हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला क्या है, लो रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ये गलत होगा, लो रेजिस्टेंस का यूज ही नहीं करते हैं, ये भी आपका लो है, ये भी नहीं होगा। हाई रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, 4। तो याद रखेंगे अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बालक, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर ऐड किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, वोल्टमीटर में। और ये भी पूछा जाता है कि वोल्टमीटर आइडियल कब होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर इनफिनिट रेजिस्टेंस पर होगा।
अगर रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो ये वोल्ट मीटर क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है बालक। चलिए बात करेंगे हम 30 नंबर। तो अब देखिए ये क्या है बालक, तो ये आपका बियोट-सॉवर्ट्स लॉ है, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव करना था, ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर भी चुके हैं। आप अगर डेरिवेशन किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वेक्टर फॉर्म में ये हम लोग लेकर आए थे, और वेक्टर फॉर्म में ये कितना होगा बालक, वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 4 नंबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में dl इंटू आर कैप अपॉन आर क्यू। क्लियर है बालक। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हमसे पूछा हुआ है। तो 13 का 4। आते हैं 15 में। 15 में बालक कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी भी, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा आपको ये बताना होगा। तो एक चीज ध्यान देंगे, आपको बताया गया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाइएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितना लगेगा, क्यू भी बी, ध्यान देंगे क्यू भी बी और ये साइन थीटा, ये फोर्स लगता है, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कह रहा है कि मूव्स पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर बात करें क्यू भी बी साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 0। क्यों 0, क्योंकि ये कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा, एंगल 0 हो जाएगा। अगर 90 से मूव करता है तो ये फोर्स क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है बालक। क्लियर है। चलिए इसके बाद करेक्ट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखेंगे, और एक चीज और ध्यान देंगे, ये इनवर्स में दिया हुआ है, इनवर्स 1/2। तो इसका कुछ वैल्यू है बालक, थोड़ा सा देख लिया जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या है, तो 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज एज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा सुन लीजिए, बहुत बार इसका क्वेश्चन रहता है। अभी जो दिया हुआ है, ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अगर अंडर हटाएंगे तो ये क्या होगा 1/2 और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाता है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे से ऊपर आएगा तो इनवर्स में होगा, और दैट इज कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए इसका यूनिट क्या है। ध्यान देंगे, कभी कभी इसका यूनिट पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट के एज इक्विवेलेंट होता है। तो अब बताइए कि स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना होगा बालक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और चेंज भी कर लेंगे, कुछ और तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि अंडर√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए, ये पूछा जाता है। तो हमको ये बताइए, आपको अभी बताया गया था कि 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है बालक। तो जब इसको फ्लिप कर देंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। तो इसको भी फ्लिप कर दीजिए, ये कितना होगा 1/, ये कितना होगा, तो 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगा वैल्यू। क्लियर है बालक। या इसको 1/3 × 10 इनवर्स -8 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। तो ये बहुत बार, ये वैल्यू भी बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका यूनिट पूछ दे, क्योंकि देखिए आपने मीटर पर सेकेंड लिया है, और मीटर पर सेकेंड को ये भी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स 1। और जब इसका यूनिट पूछ दे तो ये मीटर ऊपर जाकर क्या होगा, इनवर्स में,
और सेकेंड क्या होगा पॉजिटिव। तो याद रखेंगे मीटर इनवर्स 1 और सेकेंड, ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में देखा गया है, इस पर भी ध्यान देंगे। और ये खास करके यूनिट पूछा गया है, यूनिट पूछा गया आपसे, तो याद रखेंगे अगर यूनिट का बात आता है तो देखना ये है कि 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब मीटर इनवर्स में जाएगा तो मीटर इनवर्स 1 और सेकेंड इनवर्स में है ऊपर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव। तो दैट इज आवर आंसर। क्लियर है बालक? तो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया 15 का, कौन सा होगा आपका 15 का होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब है कि √μ0/ε0 हैज यूनिट। अब देखिए ये दे दिया, आपको निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, फिर से हमको कैलकुलेशन में आना होगा, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया है, ये ओम होगा बालक, ओम होगा। थोड़ा सा देखते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा समझना होगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितना था 16 था, आपसे क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है √μ0/ε0 का वैल्यू बताइए। क्लियर है? और इसका बहुत सारा यूनिट दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ओम दिया है, हेनरी दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखा जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, और इसके लिए क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, ये होता है बालक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। आप क्या करेंगे कि न्यूटन है, इस मीटर को ऊपर ले जाइए और न्यूटन को भी ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, नीचे कूलम्ब स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, और ये जो इनवर्स 2 है इसको ला कर रखेंगे 1/a²। क्लियर है बालक? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं कि सर न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर और 1/एम्पियर स्क्वायर, हो सकता है बालक? क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करना होगा कि आपको पढ़ाया गया कि न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, ये कितना हो जाएगा जूल स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर और 1/एम्पियर स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जूल पर कूलम्ब का होल स्क्वायर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे जो सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप होता है नीचे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो आप जूल पर कूलम्ब इसको लेंगे और ये क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर अपॉन 1 कीजिएगा, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जूल स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर को जूल पर कूलम्ब का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और याद होगा आपको बताया गया है कि जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है, ठीक है, दैट इज वोल्ट स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर का होल स्क्वायर अंडर रूट में, कोई दिक्कत बालक? और आपको पढ़ाया गया है कि वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है ओम कहा जाता है, अंडर रूट में ओम। तो अगर ओम का स्क्वायर है तो बाहर कितना निकलेगा, तो बाहर ओम होगा, दैट इज कॉल्ड ओम। तो यही आपका कैलकुलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बालक, इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है, और एक चीज और याद रखेंगे न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है और जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। क्लियर है बालक? चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इसको हटा दिया जाए। सेवेंटीन क्या कर रहा है डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी इज। तो ध्यान देंगे अगर बात किया जाए डायमेंशन का, तो डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं किसके लिए, परमिटिविटी के लिए। तो कितना हम लोग पढ़े हैं MLT इनवर्स 2 A इनवर्स 2। अगर डायमेंशन का बात करें, परमिटिविटी है, ध्यान देंगे परमिएबिलिटी नहीं देख लेना है, परमिटिविटी है, इसको क्या कहा जाता है
तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए बात किया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बालक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज इट्स सेंसिटिविटी। तो ध्यान देंगे, अगर बात किया जाए सेंसिटिविटी पे कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दीजिएगा, तो याद रखेंगे इसका सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगा बालक, इंक्रीज कर जाएगा। इसका सेंसिटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जनरली यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है टेस्ला, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आप टेस्ला लिखे वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बालक? चलिए, तो बस 21 तक लेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझा जाए। कह रहा है कि फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी नीड। अभी तो हमने क्वेश्चन इससे सॉल्व किया था कि बताइए गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वी यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर एंड वी ऐड देम इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर कह रहा है कि यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना होगा, तो हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर यूज करेंगे। क्लियर है बालक? इसके बाद कर रहा है द फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस। दो मूविंग चार्जेस के लिए अगर हम बात करें तो इनके बीच कितना फोर्स ऑपरेट होता है ये हमको बताना है। तो कह रहा है कि ओनली कूलम्ब फोर्स, बोथ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। सी कर रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स, नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान देंगे कि जहां मूविंग चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनता है। स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। तो इनके बीच क्या काम करेगा बालक, तो इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। तो दैट इज आवर राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, बाकी अगले क्लास में और बहुत सारा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए यहीं पर रोक दिया।